जुले JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ सेवांग डोलमा जी मौजूद हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड में CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जो है काम करते हैं, और उन्हीं से ज़्यादा इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो एक्चुअल क्या पोजीशन वहाँ होल्ड करते हैं, और उन्हीं से फिर एक बार दोबारा जो है दर्शकों के लिए एक बार आपसे चाहेंगे कि एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी शुक्रिया। मेरा नाम सेवांग डोलमा है और मैं रॉयल एनफील्ड के साथ काम करती हूँ। और मेरा जो एरिया है वो लद्दाख है, और लद्दाख में मैं रॉयल एनफील्ड का CSR फंक्शन देखती हूँ, और इसमें मैं एज अ लीड काम करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि CSR सबने सुना तो होगा, फिर भी काफ़ी लोग हैं जो जानने की कोशिश करते हैं या सुना नहीं होगा इस बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये करेंगे आपसे कि CSR है क्या? CSR का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हमारे भारत में जितने भी बड़े बड़े कंपनी है जो प्रॉफिट बनाते हैं या जिनका प्रॉफिट अच्छा होता है, उनको गवर्नमेंट का मैंडेट है कि उनके जो नेट प्रॉफिट है उसका 2%, यानी अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है तो उसका 2 करोड़ वो सोशल एंड एनवायरमेंटल उसके डेवलपमेंट के लिए उनको स्पेंड करना होता है। वही CSR का मतलब है। जी। तो जैसे आपने कहा कि 2% जो है बड़े कंपनीज जो बहुत प्रॉफिट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे बात हुई या अपलिफ्टमेंट की बात हुई। तो आप रॉयल एनफील्ड के साथ जुड़े हैं, तो लद्दाख में किस तरह की जो रॉयल एनफील्ड की ओर से CSR के द्वारा क्या क्या काम कर रहे हैं इस टाइम? जी, लद्दाख में रॉयल एनफील्ड का जो CSR एक्टिविटी है वो करीब 5-6 साल से चल रहे हैं, और साल ब साल हम इसको स्केल अप करते आ रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने लद्दाख में इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे हमने काम किया, फिर रोड सेफ्टी पे काम किया, फिर हमने रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म पे काम किया जिसमें हमारा होम स्टेज है। उसके बाद हम अभी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में भी कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑल्टरनेटिव लर्निंग है, फाउंडेशनल लर्निंग है, और स्पोर्ट्स में हमारा फुटबॉल है, और सबसे बड़ी हमारा आजकल जो चल रहा है वो है रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग। वो भी हम CSR के थ्रू ही कर रहे हैं। और हम इसमें कंजर्वेशन पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो या फिर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन हो, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और पानी के ऊपर भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि लार्जली चंगथंग जो रीजन है वहाँ पर। जी। तो बहुत सारी चीज़ों पे जैसे आपने अभी जिक्र किया है, तो बहुत सारे नोशन ये भी है लोगों का कि कंपनी CSR के नाम पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो कंक्रीट एक डेवलपमेंट जो बात कर रहे हैं उस पे कोई काम नहीं होता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ग्राउंड पे आप काम करते हैं, आप CSR के द्वारा जो जो काम को या प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं, तो कंप्लीशन की जब बात करें तो किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स पे जब आप हाथ लगाते हैं तो किस तरह से कंप्लीशन होने तक के कितना टाइम लगता है और कंप्लीट कैसे किया जाता है? जी जी, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे। जैसे कि जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, तो हमारा जो एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट है, फाउंडेशनल लर्निंग या अल्टरनेटिव लर्निंग, तो वो हर साल हम नया प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर के साथ। जैसे कि इस साल अभी हमारा ये जो एजुकेशन का प्रोजेक्ट है वो चालू है, तो जैसे ही विंटर ख़त्म होगा वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म है। और हमारे पास ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो 2 साल या 3 साल तक चलता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो उसका भी कंप्लीशन वैसे ही होता है जैसे छोटा प्रोजेक्ट्स या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स है, मगर उनका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उनका स्कोप बड़ा होता है। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले भी मैंने मेंशन किया है, बहुत लोगों को पता भी होगा CSR क्या है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख में जिस तरह हम देखें कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं कुछ वक्त तक बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमेशा से जब एम किया जाता है तो मेजरली आप देखेंगे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पे ही ज़्यादा फोकस होता है, या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन या ना मिलने पे मायूसी। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो खुले हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है एक CSR है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर प्रोफेशनली, अगर करियर वाइज CSR को देखें तो कितना फ़ायदेमंद है?
जी, मैं लद्दाख के यूथ को यही बोलना चाहूँगी कि सीएसआर एक बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनीज लोगों को नौकरी देते हैं, जैसे कि मैं एक मिसाल हूँ। और इसके थ्रू आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक अवसर मिलता है, जो आपके लिए या आपके फर्दर करियर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपने सही कहा है, जैसे कि लद्दाख के जो लोग या बच्चे हैं उनको थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ या करियर काउंसलिंग का थोड़ा सा है इशू। तो सीएसआर उस इशू को या उस दिक्कत को सॉल्व करने का एक स्टेप ज़रिया है, क्योंकि अभी लद्दाख में भी बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, खास करके बैंक्स। जैसे कि मेरे ख्याल से अभी लद्दाख में 15-20 ऐसे बैंक्स हैं जो सीएसआर सपोर्ट देते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि टाटा है या रॉयल एनफील्ड है या और भी ये खास करके ऑटोमोबाइल कंपनीज, वो काफ़ी मदद देते हैं। तो इसमें हमें बस देखना होगा कि हमें किसको अप्रोच करना है, कहाँ अप्रोच करना है और कब अप्रोच करना है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेके या फिर बिल्कुल अपना ही क्या बोलते हैं उसको, करियर फोकस को बिल्कुल नेरो करके चलेंगे तो आपका जो चल रहे उसी का नुकसान है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सीएसआर एक अच्छा स्कोप है। उसके लिए आपको वही ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स तो होना चाहिए क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मगर फील्ड आप कुछ भी उसमें चुन सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी फील्ड से ही सीएसआर में आना है के। तो आपने कहा कि फील्ड कोई भी हो और ग्रेजुएशन मास्टर्स होना चाहिए। तो आपसे ही जानेंगे, आप भी लद्दाख है तो ज़रूर लोग रिलेट कर पाएंगे। तो आपकी शुरुआत कैसी हुई, आपको कैसे पता सीएसआर में बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिस सक्सेस पे आप है आज पूरा एक लद्दाख का अभी फ़िलहाल एग्जांपल दे तो एक आइस हॉकी लीग चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसी हुई, से सीएसआर में कैसे पता लगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लग रहे हैं आपको इस टाइम? जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही सीएसआर स्पेसिफिक नहीं था, मगर मैंने एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉलिसी पढ़ा है। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सीएसआर के बारे में जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब पता चला। फिर मैंने उसके बाद मैंने थोड़ा जॉब किया एनजीओज़ के साथ। उसमें भी मुझे पता चला कि सीएसआर का फंडिंग कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या अप्रोच होगा। फिर उसको अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल पार्टनर्स या एनजीओज़ को एलिजिबिलिटी के तौर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो सब मुझे पता चला। फिर ऐसे एक के बाद फिर मुझे रास्ता मिलता गया या दिखता गया। जी, तो आज आप रॉयल एनफील्ड के साथ जुड़े हैं, तो ज़रूर एक और सवाल लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा से कहीं ना कहीं आज डेवलपमेंट का ज़माना भी है और उतना एक्सपेंसिव भी हो गया। तो सैलरी बहुत सवाल दिमाग में यही आता है कि कितना हम कमा लेंगे इससे, क्योंकि लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो अच्छा इतना है, या किसी भी काम को लेके तो एक सवाल तो ज़रूर लोगों में या जो एस्पिरेंट्स है उनके दिमाग में यही होगा कि एक सैलरी के क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। तो कैसा है ओवरऑल, अगर यहाँ सीएसआर में अगर लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो पैसे का क्या है उसमें? पैसे का ऑफ कोर्स फैक्टर्स काफ़ी है, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप कौन से कंपनी में काम करते हो वो डिपेंड करता है, फिर आप कंपनी के पेरोल पे हो या नहीं वो डिपेंड करता है। तो काफ़ी फैक्टर्स ये फैक्टर डिपेंड करता है। मगर मेरा यही मानना है कि जो भी सीएसआर में आप काम करते हो कंपनी के थ्रू, कंपनी के पेरोल पे एज ए कंसल्टेंट, फुल टाइम कंसल्टेंट, तो सैलरी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू मेनी अदर फील्ड्स। बट सैलरी ऑफ कोर्स पैसे तो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मगर जो बिगिनर्स है, जो स्टार्टर्स है या जो सीएसआर के प्रोजेक्ट पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सैलरी के ऊपर मत जाइए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप एक्सपीरियंस के पीछे जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद फिर पैसा तो आपके साथ साथ चलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो पैसा तो आपका फिर शेडो है, वो आपके साथ चलेगा ही साथ में।
जी, एक्सपीरियंस के जो मेंशन किया अभी आपने, क्योंकि अ, आप काम कर रहे हैं लेह के लिए, लद्दाख के लिए, कारगिल के लिए, तो बाहर आपको जाना होता है क्योंकि आपका कंपनी जो है दिल्ली में है। तो एक्सपोजर की जब हम बात करते हैं तो एक होता है यहाँ पे, जब हम करियर में गवर्नमेंट जॉब्स के ही देखते हैं जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपोजर के मामले में आपसे जानना चाहेंगे कि इन फील्ड में जब आप किसी प्राइवेट के साथ जुड़ते हो तो एक्सपोजर के नाम पे क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको? जी, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो वो भी एक बड़ा सा आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर हम लोकल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वैसे भी एक प्राइवेट कंपनी में भी होता है। तो एक छोटे से कंपनी में आपको हर चीज़ सीखने को या देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमारे फाइनेंस कैसे काम करते हैं, हमारे लीगल कैसे काम करते हैं, हमारे मार्केटिंग कैसे काम करते हैं, ब्रांड के जो टीम है वो कैसे काम करते हैं, ये सब आपको बहुत देखने को मिलता है। और मेरे लिए ये बहुत ही एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहा, जो मुझे यहाँ ले आके अप्लाई करने का भी बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिला। जी, तो एक्सपीरियंस के नाम पे, एक्सपोजर के नाम पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो शायद आप लद्दाख में बैठ के उतना आप समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के ठीक है, आपका कुछ हद तक आप करते हैं, पढ़ते हैं, एफर्ट्स मारते हैं, जब नहीं होता है तो और भी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, आप काफ़ी युवाओं से आप मिले भी होंगे, तो आप युवाओं को क्या कहेंगे, स्पेशली लद्दाख के युवाओं को? वो एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट, एक चीज़ पे एब्जॉर्ब होकर रह जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लद्दाख के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर काम कर रहे, काफ़ी सक्सेसफुल भी है। तो आप युवाओं को क्या कहेंगे? मैं युवाओं को यही कहूँगी कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ही मत गवाइए। अगर उस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और एक्सपीरियंस हर किसी को नहीं मिलता, और एक्सपीरियंस तो आपको टाइम के साथ, एज के साथ ही आता है। अगर आप पैसे के पीछे जाओगे तो हो सकता है अगले 2-3 साल में आपको छोटा मोटा धक्का भी खाना पड़े। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊँ तो मुझे मेरे एक कंटेंट टीम आए थे, और उसमें से जो ये फिल्म या कैमरामैन है वो बहुत एकम्प्लिश्ड एस्टेब्लिश्ड कैमरामैन है, उन्होंने ऑस्कर का भी अवार्ड जीता है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर इंटर्न्स या फिर वॉलंटियर्स के लिए मैं देख रही थी लोकल। तो सबसे पहले बच्चे पूछते हैं पैसा कितना मिलेगा, एक्सपीरियंस को वो लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मगर एक्सपीरियंस को अगर आप वैल्यू दोगे या फिर टाइम दोगे तो फिर आपका करियर मेरे ख्याल से खुद ब खुद तो मैं नहीं कहूँगी, मगर आपको करियर ट्रेस करने में, आगे बढ़ने में बहुत ही फ़ायदा होगा। जी, तो वही सवाल, एक और सवाल करेंगे ऐड ऑन, कि आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? एक प्रेशर रहता है हमेशा बच्चों के लिए कि कोई कुछ कर रहा है तो आपको भी वही एक फील्ड करना है, और करियर काउंसलिंग की बहुत यहाँ पे आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है लद्दाख में करियर काउंसलिंग, उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, जो पेरेंट्स का प्रेशर जो रहता है बच्चों पे कि आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? मैं पेरेंट्स से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आज हमारा दुनिया बदल गया है, बहुत बदल गया है। आज हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारी मुट्ठी में पूरा दुनिया है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को बिल्कुल ही प्रेशराइज ना कीजिए। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन होता है, किस पेरेंट्स का नहीं होता है, मगर फिर बच्चों को भी अपना थोड़ा सा हाथ पैर फैलाने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। ऑफ कोर्स छोटा मोटा गलती करेंगे, हो सकता है देरी भी हो एक स्टेबल करियर को करने में, मगर वो सब ठीक है। बिल्कुल प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि प्रेशराइज करने से बच्चे को नुकसान है, और ले दे के लॉन्ग टर्म में तो पूरा फैमिली को, कम्युनिटी को ही नुकसान है। क्योंकि हो सकता है वो बच्चा एक अच्छा सा बच्चा निकल के आ जाए, वो सोसाइटी को बिल्कुल अच्छा मदद दे अगर प्रेशर ना हो तो। मगर बच्चों को लेके मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, ऑफ कोर्स फैमिली प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, तो इस वजह से वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस जो एंगल है उसको भी इग्नोर करना पड़ता है कभी कभी, जान के भी।
तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं सोचती हूँ। जी, तो करियर काउंसलिंग का होना कितना ज़रूरी है और स्पेशली स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होना कितना ज़रूरी है? हम समझते हैं कहीं होंगे तो बहुत सारे इसी पे मार खा जाते हैं क्योंकि उनको डायरेक्शंस नहीं मिलता है कि बच्चों को करना क्या है, तो वो कितना ज़रूरी है आप समझते हैं? करियर काउंसलिंग स्पेशली स्कूल्स में होना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है। ये हो, अगर मैं तो यही चाहूँगी कि ये एक स्कूल का एक छोटा सा करिकुलम भी बने। नहीं होता कि हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, रिवर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, वैसे ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ किस किस फील्ड में कौन कहाँ जा सकता है, किस किस थ्रू कैसे जा सकता है, ये सब अगर स्कूल लेवल पे 9th-10th के लेवल से अगर हम बच्चों को देना शुरू करें तो उस हिसाब से फिर वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर होंगे। हो सकता है किसी ने सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर के बारे में सुना होगा, तो अगर करियर काउंसलिंग हम टाइम पे दें तो उस बच्चे को हो सकता है कि वो नहीं होता कि आर्ट को भी चूज़ कर ले या कंटेंट क्रिएशन को भी चूज़ कर ले या फिर डिजिटल डिज़ाइनिंग को भी चूज़ कर ले। बहुत सारे ऑप्शंस अब खुले हैं, अनलाइक हमारे टाइम पे। जब हमारे टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं होता था, जो भी हम पढ़ते थे या जो भी लर्न करते थे वो पूरा किताब के थ्रू होता था। तो वापस आते हैं सीएसआर पे। तो ज़्यादातर कंपनीज जैसे रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात करें, जो लोग देख भी रहे हैं समझ भी रहे हैं इस टाइम, तो कौन से बड़े इश्यूज़ पे जो है वो आप काम करते हैं? हमारे रॉयल एनफील्ड में जैसे कि हमारा एरिया स्पेसिफिक है। रॉयल एनफील्ड का अभी जो हिमालयन रीजन है, जितना भी स्टेट्स आते हैं इंक्लूडिंग द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, तो हम उस ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और लद्दाख में हमारा सबसे ज़्यादा अभी फुटप्रिंट है एक्टिविटीज़ को लेके। तो इसमें हमारा जो सिलेक्शन या हिमालयन रीजन को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, इसका ऑफ कोर्स एक वजह है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड मानते हैं कि लद्दाख हमारा सेकंड होम है, हमारा स्पिरिचुअल होम है कि हम मानते हैं। तो इस वजह से हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से हो सकता है 30-40% लद्दाख के और मुड़ा है। तो चैलेंजेस हर काम में रहता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत रहते हैं। तो चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सीएसआर में जब आप लद्दाख में काम करते हैं, हार्श रीजन है, ठंड होती है, तो काम आपको करना भी पड़ता है और करते भी हो, तो चैलेंजेस किस तरह के आते हैं आपको? चैलेंजेस तो अलग अलग तरह के आते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज है टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर हम कहे हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे किसी पार्टनर से के साथ काम करना है, तो वो पार्टनर कौन होगा और उनकी कैपेसिटी कैसी है, उनकी टीम कॉम्पोजिशन क्या है, वो सब को लेके थोड़ा सा चैलेंजेस होता है। और फिर पार्टनर्स का कैपेसिटी भी थोड़ा सा चैलेंज है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका कैपेसिटी भी बिल्ड करें थ्रू ट्रेनिंग वर्कशॉप्स को लेके। बाकी परमिशंस को लेके भी चैलेंजेस है, जैसे कि अगर हम हालने में अगर कुछ करना चाहे तो फिर वाइल्ड लाइफ का परमिशन होना चाहिए, वहाँ एफआरए लगता है, ये सब चैलेंजेस है छोटा मोटा। जी जी, तो मुझे चैलेंजेस ज़रूर रहे होंगे। तो अभी रिसेंट आप जो लीक चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड का, उससे जो सीएसआर के थ्रू रॉयल एनफील्ड जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदेमंद यहाँ पे प्रूव हुआ है? क्योंकि अब लड़कियों का हम टीम देख रहे हैं, लड़कियों का उतना प्रमोशन नहीं हो पाता था जब उनके स्पोर्ट्स हो। इस बार वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जिस तरह के एडवर्टीजमेंट किया आपने, तो उस पर कितना आपने जिस इन्वेस्टमेंट के साथ आप आए, तो आज आउटपुट कैसा रहा आपका? मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो लीक था ऑर्गेनाइज करने का, हमारा एक सपना था। इट वाज लाइक वन ऑफ आवर ड्रीम्स। तो ये आज मुझे पूरा होते मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमारा कल वुमेंस का फाइनल है, परसों 13 को मेंस का फाइनल है। तो ये एक लद्दाख के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है लीग के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इस लीग में हमारे 15 टीम्स है, 5 वुमेन एंड 10 मेन टीम्स। तो ये इनको ना, जैसे कि पहले होता था कि एक नॉकआउट मैच होता था जिसमें जो हार गए वो पहले मैच से ही बाहर हो गए। तो इसमें हम राउंड रोबिन का जो सिस्टम है या रूल है वो हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें जो टीम हार भी गए ना, उनको हम 3 और या 4 और मैच खेलने को मिल रहा है कॉम्पीट करने के लिए। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से
कॉम्पीट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि लीग आज हम ऑर्गेनाइज करके कल ख़त्म होगा ऑफ कोर्स, मगर उसके साथ सब प्लेयर्स को एक लर्निंग्स के साथ जाना चाहिए, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। और आपने सही बोला, जैसे कि ये लड़कियों का मैच था, वो भी काफ़ी रोमांचक रहा अभी तक। और मेरी 2-3 लड़कियों के साथ बात भी हुए हैं, तो वो लोग भी बता रहे थे कि इस तरह के क्राउड उन्होंने पहले कभी नहीं देखा उनको खेलते हुए, तो ये उनके लिए एक गर्व का वो मैटर है। तो ये रहा लीग के बारे में। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या और लद्दाख के लिए आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे जो है अभी पाइपलाइन में है आपके? जी, अभी फ्यूचर में जैसे कि अभी तो हमारा जितना भी करीब 12-15 हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंटिन्यू है, तो वो उन सबको हम एक्सटेंड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बाकी हमारा न्यू प्रोजेक्ट है ये डेयरी को लेके हम कर रहे हैं, डेयरी हस्बेंड्री को लेके, जिसमें हमने ज़ांस्कर में अगर याक या डीमो जोमो का जो दूध होता है उसको प्रोसेस करके फिर उसको हम एक वैल्यू चेन बनाना चाहते हैं। तो उसका हमारा अभी सर्वे हुआ है, एनालिसिस रिपोर्ट आया है, उसके बाद फिर हम डिपार्टमेंट के साथ मिलके या फिर राइट पार्टनर्स के साथ मिलके उसको थोड़ा हम स्केल अप करेंगे, और डिपार्टमेंट का पूरा इसमें हमारे साथ सपोर्ट है। लोकल है आप तो बहुत चीज़ें जो है आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर से कोई भी कंपनी आप CSR के जो हेड कर रहे हैं वो अगर बाहर के हो तो इतना नहीं समझ में आता कि कहाँ किस फील्ड में ज़रूरत है आपकी। तो लोकल होने का कितना एडवांटेज आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में और ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ का कितना फ़ायदा होता है, और कंपनी से जितना आपको फंड्स लेना हो तो वो कितना आसान हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोकल होने का बिल्कुल ही बहुत फ़ायदा है। अगर आज मैं 12 या 15 प्रोजेक्ट चला रही हूँ, तो वो उसमें से 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरा लोकल होने का है, क्योंकि लोकल होने का आपका ये है कि आप सब एक दूसरे को जानते हो, everyone knows every other person in Leh, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसका ये मतलब है कि मैं आपको ऑफ कोर्स स्किल्स की ज़रूरत है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मगर आपका एक लोकल सेटअप होता है, आपका एक लोकल नेटवर्किंग होता है, वो भी उसका कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मुझे ये कहते हुए भी अच्छा लग रहा है कि मेरा लोकल होने का जो फ़ायदा है वो सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी जो भी प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरीज हैं उनको भी जल्दी मिल रहा है। हम ज़रूर समझते हैं कि आप जिस तरह आपका इंटरव्यू आया, व्यूअर्स देख रहे हैं, स्पेशली लड़कियां आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेंगी, क्योंकि अलग फील्ड में काम करना उतना ही मज़ा है, सीखने का जज्बा रहता है। तो आज के युवा यानी कि जेनजी हम जिसको कहते हैं कि वो काफ़ी कुछ चीज़ों में अपना फ्यूचर भी देखते हैं, तो आखिर में स्पेशली लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं लड़कियों के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि सोसाइटी का होता है, एक बायसनेस होता है कि लड़की है या पोमो इनोक्स देते, सो वो होता है, और मेरे ख्याल से वो अगले 2-3 जनरेशन तक होगा, बट उससे हमें कमज़ोर नहीं फील होना है, उससे हमें डरना नहीं है। जो भी हमारे आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसको हमें बिल्कुल डट के लेना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि एक करियर ऑप्शंस जो हैं आपको CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेवांग डोलमा जी अभी रॉयल एनफील्ड के साथ जुड़े हैं, किस तरह के काम, किस तरह की सीख जो है आप ले सकते हैं, ये भी एक करियर आप ले सकते हैं। और यही नहीं कि आप सिर्फ यहाँ लद्दाख में बैठ के कुछ करना है, या अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब ना मिलने पर मायूसी जो आप लेके बैठते हैं, तो इससे काफ़ी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी देखे गए हैं। तो हम यही समझते हैं अगर आप ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो इनका भी यही कहना है कि स्कूल्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है करियर काउंसलिंग का होना, क्योंकि हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। तो हम समझते हैं ये प्रोग्राम आपको सबको पसंद आया हो। तो उसी के साथ तानजिन दोरजे और रिगजिन वांगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।